Hello friends, this is SK Srivastav and you are watching my YouTube channel A to Z Bio। पिछले वीडियोस से हम जारी रखे हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और इसी क्रम में हम पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्मी पादपों में आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के पार्ट्स, पुष्प के भागों का भी हमने स्टडी की थी और उसमें हमने दो चक्र पढ़े थे, दो वर्ल्स थे, एक आवश्यक चक्र या एसेंशियल वर्ल और दूसरा नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी वर्ल हमने पढ़ा था। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनिशियम। एंड्रोशियम मेल स्ट्रक्चर है जिसकी यूनिट है स्टेमन या पुंकेसर। पुंकेसर की संरचना हमने पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था सबसे ऊपर एंथरलोब्स या परागकोश, योजी और पुंतंतु। हम पढ़ रहे थे जो एंथरलोब्स हैं उसके अंदर स्पोर सैक पाए जाते हैं। स्पोर सैक जो होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाते हैं और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स या परागकण या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। तो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन स्पोर सैक या स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोर के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये देख लिया था कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ एक रफ आउटर कवरिंग है। इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं एक्साइन और इनर इंटाइन। एक्साइन बाह्यचोल और इंटाइन अंतःचोल। ये कहलाता है पोलन ग्रेन या परागकण। परागकण को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, अगुणित संरचना है और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो एक्साइन है, हमने पढ़ा था कि एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो आवरण है, जो कवरिंग है, वो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल उसका डिकम्पोजिशन या डिके नहीं होता है, इसलिए जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लंबे समय तक स्थायी या परमानेंट बने रहते हैं, इनका डिके नहीं होता है। तो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई एक्साइन है और इस एक्साइन के अंदर हम क्या देखते हैं कि इस तरह से अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तरह तरह से इसमें ऑर्नामेंटल ये एक्साइन होती है। इसमें जगह जगह पर ये छोटे छोटे खड्डे या ग्रूव्स पाए जाते हैं। इन ग्रूव्स में प्रोटीन्स भरे रहते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो टेपिटम
सेल्स के द्वारा बनते हैं। जो टैपिटम सेल्स हैं वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं और इन गड्ढों के अंदर वो प्रोटीन्स भर जाते हैं। जब ये लिबरेट होते हैं, जब ये परागकण बाहर निकलते हैं, तब एयर के कांटेक्ट में आकर के ये जो प्रोटीन्स हैं बाहर आ जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं और पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, जो कि पोलन एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जब भी पॉलिनेशन होता है तब पोलन ग्रेन्स एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और उस एटमॉस्फेयर की ड्राई एयर से ये जो प्रोटीन्स हैं इस एग्जाइम के अंदर भरे हुए वो बाहर निकल जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे अनेक लोगों को, बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी हो जाती है। और इससे उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो कहलाता है हे फीवर। हे फीवर डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस ग्रास या इसको कहते हैं पार्थीनियम। पार्थीनियम जो है ये बरसात के दिनों में घरों के बाहर आसपास उग जाती है और इसके जो पोलन हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और इससे हे फीवर उत्पन्न होता है, जिसमें खांसी, जुकाम, नाक बंद हो जाती है, बहुत सारे ऐसे इसमें सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो पराग एलर्जी हो जाती है। कुछ परागकण जो होते हैं वो आपस में मिलकर के एक इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस में। कैलोट्रोपिस में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मिलकर के पोलिनियम या पराग पिंड का निर्माण कर लेते हैं। कैलोट्रोपिस क्या है? आक। ये एस्क्लेपिडिएसी फैमिली का सदस्य है। आसपास आपके सड़क के किनारे या कहीं पर भी ये आपको देखने को मिल जाता है। आक या आकड़ा कहते हैं इसको। तो आक जो होता है उसका जो फ्लावर है उसके अंदर पोलिनियम पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे परागकण एक साथ जुड़े हुए होते हैं और इसमें इंसेक्ट के द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है। इसी तरह से ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पादप है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है और उसमें भी बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, कंपाउंड पोलन ग्रेन बन जाता है उसके अंदर भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो इसमें मेल गैमीट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके बहुत सारे असर हमको हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इन पराग कणों का सेवन करते हैं। जैसे विदेशों में, इंग्लैंड में घोड़ों को पराग कणों की टैबलेट्स खिलाई जाती है। किसके लिए? ताकत के लिए। उनको जो घुड़दौड़ होती है, हॉर्स रेस होती है, हॉर्स रेस में जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी टैबलेट्स हॉर्सेस को, घोड़ों को खिलाई जाती है, जिससे उनमें दौड़ने की शक्ति आ जाती है। शक्तिवर्धक परागकण होते हैं। इसी तरह से स्पोरोपोलेनिन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट किरणों से इन पोलन ग्रेन्स की सुरक्षा करती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देती है स्पोरोपोलेनिन, जो कि इसकी आउटर लेयर एक्साइन के अंदर पाई जाती है। इसलिए बहुत सारी क्रीम्स में जो हमारे मेकअप के लिए या स्किन के लिए जो क्रीम बनती हैं, कॉस्मेटिक्स बनते हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन्स भी मिला दिए जाते हैं, जिससे जो स्किन है उस पर अल्ट्रावायलेट रेज का असर नहीं हो।
तो ये हम पढ़ रहे थे पॉलन ग्रेन के बारे में। और पॉलन ग्रेन जो है, परागकण जो है, उसका अंकुरण, उसमें किस प्रकार से जो नर युग्मक है उसका निर्माण होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का विकास या अंकुरण। इसको हम परागकण का अंकुरण भी कह सकते हैं। परागकण का अंकुरण। अब एग्जाम में एक ही आंसर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? परागकण का अंकुरण कैसे होता है, मेल गैमीटोफाइट का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। मतलब आंसर उसका एक ही होगा, परागकण का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। इनमें सब में एक ही आंसर आता है। वो क्या है कि परागकण में नर युग्मक का विकास किस प्रकार होता है। ये जो पॉलन ग्रेन है उसमें मेल गैमीट्स कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। तो इसमें जो मेल गैमीट बनते हैं, वो सबसे पहले इसमें एक डिवीजन होता है, एक माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मीन्स समसूत्री विभाजन होता है। तो हमने देखा था कि इसके जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एक रिक्तिका या वैक्यूल होती है, और इसके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म है, इसमें एक किनारे पर न्यूक्लियस होता है। बाकी इसमें बाहर जो है ये आउटर एक्साइन और इंटाइन होती है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो डिवीजन होगा, पहला जो विभाजन होगा, उस विभाजन में असमान विभाजन होता है, अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है। समसूत्री विभाजन है, माइटोटिक डिवीजन है, और असमान डिवीजन हो जाता है, असमान अनइक्वल विभाजन हो जाता है, जिसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अनइक्वल बनते हैं। अनइक्वल मीन्स एक तरफ के जो स्पिंडल फाइबर है वो लंबे होते हैं, दूसरी तरफ के छोटे होते हैं, जिससे दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसमें दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए और इनके बीच में एक वॉल बन जाती है। ये जो बड़ी सेल बनी, अनइक्वल डिवीजन हुआ है, तो ये बिगर सेल है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और इसे हम कहते हैं छोटी सेल को जेनरेटिव सेल। जो बड़ी कोशिका है वो कायिक कोशिका कहलाती। वेजिटेटिव सेल मीन्स कायिक कोशिका, और जो जनरेटिव सेल है वो कहलाती है जनन कोशिका। अब इस जनन कोशिका में जो केंद्रक है वो पहले तो होता है लेंस के समान, इस तरह से, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उसके समान होता है। और ये जो वेजिटेटिव सेल है, इसका भी जो न्यूक्लियाई है, इसका जो केंद्रक है वो भी राउंड शेप होता है, लेकिन बाद में ये इरेगुलर शेप्ड हो जाता है। और हम क्या देखेंगे कि जो इंटाइन है वो जर्म पोर से, जो हमने पहले इसकी स्ट्रक्चर देखी थी,
पोलन ग्रेन की। इसमें हमने एक्साइन और इंटाइन तो देख ली, न्यूक्लियस भी देख लिया, बीच में साइटोप्लाज्म में वैक्यूल है, और ये जो एक्साइन है ये 3 जगह पर इस इंटाइन से चिपकी रहती है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो स्थल है, ये जो संरचना है, इसको हम कहते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर्स। 3 जर्म पोर या 3 जनन छिद्र इस पोलन ग्रेन में पाए जाते हैं। जनन छिद्र का मतलब क्या है कि ऐसे 3 स्थान है, ऐसी 3 प्लेसेस हैं जहां पर कि एक्साइन अंदर की तरफ मुड़ करके इस इंटाइन से जुड़ जाती है और पतली संरचना बन जाती है। पतली संरचना से जैसे ये एक्साइन है और इस एक्साइन में जर्म पोर है, एक जर्म पोर से ये छोटी सी पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। पोलन ट्यूब जब बाहर निकलती है तो इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो इस पोलन ट्यूब में सबसे आगे आ जाता है, और जो जनरेटिव सेल है वो जनरेटिव सेल इसके पीछे पीछे आता है। तो जनरेटिव सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 मेल गैमिट्स का निर्माण करेगा, 2 नर युग्मक बनेंगे इसके अंदर। वो कैसे बनेंगे? संरचना कुछ ऐसी हो जाएगी। सबसे आगे वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस था वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे आ गया। इसको हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, जो पॉलिनेशन के टाइम ये नष्ट हो जाता है, डिके हो जाता है। और जो जनरेटिव सेल था वो जनरेटिव सेल डिवाइड होता है माइटोटिकली, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 मेल गैमीट बनते हैं। ये कहलाते हैं नर युग्मक। तो नर युग्मक अगुणित होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी अगुणित है, और ये पोलन ग्रेन है, और इस पोलन ग्रेन के चारों ओर आपको इस तरह से एक्साइन मिलेगी। तो इंटाइन जो है वो जर्म पोर से या जनन छिद्र से बाहर निकल आती है, और इसके अंदर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस आ जाते हैं, और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 मेल गैमिट्स बना देते हैं। अब ये मेल गैमिटोफाइट हो गया। ये जो मेल गैमिटोफाइट है नर युग्मकोद्भिद, ये नर युग्मकोद्भिद इसी अवस्था में पराग कोशों से, एंथर लोब्स से बाहर निकलेगा, और पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन या परागण की क्रिया विधि द्वारा, चाहे वो एयर से है, चाहे वो कीटों से है, इंसेक्ट से है, वायु से है, कीट से है, जल से है, चमगादड़ से है, घोंगे से है, पक्षियों से, किसी भी माध्यम से ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है, जो मादा युग्मकोद्भिद है, वहां तक पहुंचे। इस क्रिया को हम पॉलिनेशन या परागण की क्रिया कहते हैं। तो परागण की क्रिया होती है। वास्तव में ये जो जर्मिनेशन हुआ है, ये जो परागकण का या पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ है, अंकुरण हुआ है, इसे हम इन सीटू जर्मिनेशन कहते हैं, या इंट्रास्पोरेंजियल जर्मिनेशन। इंट्रास्पोरेंजियल का मतलब क्या है कि नर युग्मक का अंकुरण नर युग्मक धानी में, जो हमने पढ़ा था स्पोर सैक,
जो लघु बीजाणुधानी थी, उस लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का अंकुरण हुआ है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि परागकण को नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं और परागकण को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं या लघु बीजाणु भी कहते हैं। तो नाम चाहे कुछ भी हो, आपको मिलेगा क्या? यही मिलेगा। तो अब एक ही चीज को किस तरह से पूछ सकते हैं कि माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है एंजियोस्पर्म में, या लघु बीजाणु का अंकुरण आवृत बीजी पादपों में कैसे होता है, या हम ये पूछ सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, या ये पूछ सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट या विकास किस प्रकार होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है फीमेल गैमेटोफाइट। गाइनेशियम या हम जायांग का अध्ययन करेंगे। मैं आपके लिए एक पुष्प अरेंज करके लाया हूं और मैं आपको ये पुष्प दिखा रहा हूं। आप इस पुष्प को देखिए, इस फ्लावर को देखिए। ये आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। यहां पर अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊं तो ये ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही है सबसे बाहर। आउटर मोस्ट जो इसका वर्ल है वो कैलिक्स है, ग्रीन लीव्स की तरह। अगर मैं इस कैलिक्स को हटा दूं तो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, जो सबसे सुंदर पार्ट होता है किसी फ्लावर का, वो होता है इसका कोरोला। कलर्ड होता है, डिफरेंट कलर्ड अट्रैक्टिव कलर्स इसमें होते हैं। तो ये कोरोला, और इस कोरोला के वर्ल को अगर मैं हटा दूं, इस कैलिक्स को हटा दिया, इस कोरोला को हटा दिया, अब बचा क्या? अब इसमें ये तो दोनों थे एक्सेसरी वर्ल्स या अनावश्यक, या जिसको हम कहते हैं सहायक चक्र। इस सहायक चक्र के बाद एक्सेसरी जो वर्ल थे, उसके बाद हमें एक सबसे इसके भीतर वाला जो पार्ट है वो दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो एंड्रोशियम में आप ये देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये है एंथर लोब्स। और एंथर लोब्स के नीचे ये आपको इसका पुंतंतु दिखाई दे रहा है। तो आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसको यदि हम काट के देखें, अगर हम इसको काट के देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देगी और इसमें माइक्रोस्पोर्स या परागकण दिखाई देंगे। अब जो मेन हम अंदर का सबसे भीतरी चक्र पढ़ेंगे, ये हमने स्टेमन्स इसके हटा दिए, ये स्टेमन्स थे, ये स्टेमन्स हटा दिए। अब क्या बचा? स्टेमन हटा दिए हमने, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका गाइनेशियम है। गाइनेशियम की जो यूनिट है, गाइनेशियम की जो इकाई है, जायांग की इकाई को हम कहते हैं अंडप, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्पल। कार्पल जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, और स्टाइल के बाद ओवरी। आपको इसमें कुछ एक परी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये वास्तव में इसकी ओवरी है, और इस ओवरी के नीचे इसका पेडिसल दिखाई दे रहा है। तो हमने इसके जननांग के बारे में पढ़ा। एक दूसरा मेरे पास फ्लावर और है, इसके मैंने ये अलग कर रखा है। ये इसका सबसे बाहरी जो भाग दिखाई दे रहा है, ये तो है हेलिक्स, और इससे बाहर जो निकलता हुआ ये स्टाइल,
और ये सबसे ऊपर स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो जब हम फ्रूट पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको इसी तरह से कुछ टीचिंग एड्स ला करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये सारी चीजें बनती हैं। तो आप जब अध्ययन करेंगे जायांग का, तो आपसे अगर कोई ये पूछे कि यूनिट ऑफ गाइनेशियम, यानी कि मादा जननांग जो गाइनेशियम है, गाइनेशियम की इकाई जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? कार्पेल। कार्पेल को हम हिंदी में कहते हैं अंडक। और इस अंडक के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ये है स्टाइल, इसे हम कहते हैं वर्तिका। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। ये है एक अंडक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं कार्पल। तो गाइनेशियम की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ गाइनेशियम इज कार्पेल। कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम इसके अंदर देखें, अगर ये जो ओवरी है, इस ओवरी में आप देखेंगे तो इसमें यहां पर एक प्लेसेंटा पाया जाता है। ये है इसका प्लेसेंटा, इसको हम कहते हैं बीजांडासन। इस बीजांडासन पर एक छोटे से व्रंत के द्वारा, एक छोटे से स्टॉक से के साथ जुड़े रहते हैं एक या एक से अधिक बीजांड। बीजांड होता है ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ओव्यूल या बीजांड। तो स्टिग्मा सबसे ऊपरी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे एक लंबी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, नलिका के समान संरचना है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और सबसे नीचे अंडाशय या ओवरी। इस ओवरी में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा पर बीजांड या ओव्यूल लगे हुए रहते हैं। ये जो ओव्यूल है इसे हम अगर देखें तो इसकी संरचना अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से होती है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम जब हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं उस समय हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और जब भी इसका मैं वीडियो आपको डालूंगा यूट्यूब पे, आप इसको जरूर देखेंगे। तो अगर एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम देखें तो ओव्यूल कैसे होता है, ये इस तरह का होता है। इसमें बीचों बीच एक बीजांडकाय या न्यूसेलस पाई जाती है। न्यूसेलस, या इसको हम कहते हैं हिंदी में बीजांडकाय। और इस बीजांडकाय के चारों तरफ एक डबल लेयर, दोहरी परत वाला एक कवर पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। ये जो आवरण है इसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट हिंदी में अध्यावरण। डबल लेयर
होती है इसमें। और ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। जो न्यूसेलस है वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। इसमें बहुत सारे बहुकोशिकीय संरचना है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। और इस मल्टी सेलुलर की स्ट्रक्चर के बीच में एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। ये मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है एंडोस्पर्म या भ्रूण ये एंडोस्पर्म नहीं है, ये है एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। हिंदी में मैं सही लिख रहा था कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जब मेरे से हो गई, तो आपसे तो होना बहुत ही लाजमी है। कारण क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक तो भ्रूण कोश और एक होता है भ्रूण पोष। भ्रूण कोश जो होता है वो है एम्ब्रियो सैक और भ्रूण पोष होता है एंडोस्पर्म। इस भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण पोष बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये हो गया। खैर कोई बात नहीं। आप तो ये देखिए इसमें बीच में ये एक संरचना दिखाई दे रही है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में एक तो है एग सेल, दूसरी है एक्सेसरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। और यहाँ पर एक और सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर 3 सेल और हैं। अब हम इसको लेबल करते हैं। ये जो ओव्यूल है या बीजांड है, इसका ये वाला भाग जहाँ पर कि इंटेग्यूमेंट दबा हुआ है, बीजांड काय से या न्यूसेलस से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। और इसके जस्ट अपोजिट जो भाग है, इसे हम कैलेजा या हिंदी में निभाग कहते हैं। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये एक स्टॉक या वृंत से जुड़ी रहती है। ये कहलाता है बीजांड वृंत या फ्यूनिकल। और यहां पर एक छोटा सा उभार पाया जाता है, इस उभार को हम कहते हैं रेफी। और जहां पर ये बीजांड वृंत इस ओव्यूल से जुड़ा रहता है, इस भाग को हम कहते हैं हाइलम। कई बार इसे हाइलस भी बोलते हैं। हाइलम हाइलस सिनोनिम है एक दूसरे का, एक ही समानार्थक शब्द है। हाइलम इसको बोल सकते हैं या हाइलस भी बोल सकते हैं। तो अब एक ओव्यूल या एक बीजांड की स्ट्रक्चर हमें पता लग गई है कि इसमें एक इंटेग्यूमेंट होता है, डबल लेयर्ड होता है, इसके एक किनारे पर एक छोटा सा छिद्र होता है, एक पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। और माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला जो भाग है वो निभाग कहलाता है। और ये जो इसकी मेन बॉडी है, इसकी मुख्य जो भाग है वो है बीजांड काय। इस बीजांड काय में एक भ्रूण कोश पाया जाता है या एम्ब्रियोसैक पाया जाता है। एम्ब्रियोसैक में 8 केंद्रक और
7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक तो इसमें होते हैं लेकिन 7 कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले जो माइक्रोपाइलम बीजांड द्वार के निकट, बीच वाली कोशिका अंड कोशिका, इसके साथ सहायक कोशिका 2 एक्सेसरी सेल्स, और अपोजिट साइड में इस कैलेजा वाले भाग, निभाग की तरफ जो भाग है वहां पर प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से इस मेल गैमेटोफाइट के बाद हम गाइनेशियम का अध्ययन कर रहे थे। जो जायांग है या गाइनेशियम है, इसकी यूनिट कार्पल या अंडक कहलाती है। अंडक के अंदर जो अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश पाया जाता है और भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका पाई जाती है। तो अंड कोशिका एन होती है, सहायक कोशिका अगुणित एन होती है, बीजांड काय की कोशिकाएं 2n होती हैं, अध्यावरण की कोशिकाएं 2n होती हैं, द्विगुणित होती हैं, और कैलेजा की कोशिकाएं 2n होती हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके अंदर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं वो अगुणित होती है। किस प्रकार से ये बनता है, किस तरह से इस मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का परिवर्धन होता है या निर्माण होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट या हम इस बीजांड के अंदर किस तरह से मादा युग्मक का निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा A to Z बायो चैनल। थैंक यू सो मच।